नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय एस कुमार। मैं हूं एस कुमार। आज मैं आपको बच्चे और बचपन जो हमारी फर्स्ट पेपर की 6th यूनिट है उसका पार्ट 1 पढ़ाने वाला हूं। जहां आज इस यूनिट जिसका नाम है सामाजिकरण, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बेंडूरा ने प्रदर्शित किया है। अगला प्रश्न है, बेंडूरा के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो इन्होंने बताया कि सीखने में कोई भी बालक अगर सीखता है तो उसमें प्रेक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्व करके, आकलन करके सीखना। इसके बाद है अगला सिद्धांत की परिस्थितिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों, ये सिद्धांत आपके यूरी ब्रोन फ्रेंड ब्रेनर ने प्रस्तुत किया है। आप शॉर्ट में इसे यूरी ब्रोन नाम से याद रख सकते हो। इसमें अगला प्रश्न है कि परिस्थितिक परक मॉडल जो बना है इस सिद्धांत के अनुसार, उस मॉडल में कितने मंडल हैं। दोस्तों, इस मॉडल के अंदर जो है टोटल 5 मंडल हैं। मैं आपको आगे इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। अब इस जो सिद्धांत है इसके बारे में कुछ एक दो चीज़ें और पूछी जाती है, जैसे कि परिस्थितिक सिद्धांत के अंदर बच्चे का जो विकास है उसकी व्याख्या किसके आधार पर की जाती है। दोस्तों, चूंकि यूनिट का नाम सामाजिकरण है तो यहाँ जो है सब सामाजिक संदर्भ में सिखाया जाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी जो है अल्बर्ट बांडुरा ने दिया, वो समाज में रहकर सीखने को बताता है। इसी तरह परिस्थितिक सिद्धांत भी समाज को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, जिसके 5 मंडल होते हैं। अब इन 5 मंडलों में से 3 प्रश्न आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि सबसे भीतरी मंडल कौन सा होता है। तो सबसे भीतरी जो मंडल है वो लघु मंडल होता है। इसके अलावा अगला है कि औपचारिक संगठन वाला मंडल कौन सा है। औपचारिक का मतलब होता है आपके विद्यालय से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड। तो औपचारिक मंडल जो है आपका बाह्य मंडल होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ऐतिहासिक घटनाओं, इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं का जो मंडल है वो कौन सा है। तो उसका नाम बिल्कुल सीधा सा है, घटना मंडल। घटना का मतलब है वह ऐसा जो कार्य जो पहले हो चुका हो वो आपके घटना मंडल में आता है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके यहाँ वस्तुनिष्ठ, उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न है कि बालक के सामाजिकरण में प्रथम पाठशाला कौन सी होती है। बालक को समाज के अनुरूप ढालने के लिए सबसे पहली जो शिक्षक के पाठशाला होती है वो कौन सी होती है। तो वह उसका परिवार होता है, जहाँ रहकर वह सब कुछ सीखता है, बोलना सीखता है। इसके अलावा समाज में कैसे व्यवहार, किसके साथ कैसा करना है, तो वो सब परिवार में रहकर ही सीखता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुभवों का केंद्र बिंदु किसे माना गया है। तो बालक के लिए सामाजिक अनुभवों का केंद्र बिंदु समुदाय को माना गया है, क्योंकि परिवार समाज के अंदर निवास करता है तो समाज ही वो कड़ी है, वो इकाई है जो बालक को पूर्ण सामाजिकरण के ओर अग्रसर करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिकरण की श्रेष्ठ संस्था के रूप में बालक के लिए सर्वाधिक योगदान किसका होता है। तो बालक का अगर सामाजिकरण करना है तो समाज की आवश्यकता तो है, परंतु समाज के लिए जो उसके अंदर गुण, सिद्धांत, नियम, ये उसे सीखना होता है तो वो कहाँ से सीखता है, शिक्षक के माध्यम से। तो एक शिक्षक उसके लिए एक श्रेष्ठ संस्था के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बालक को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला घटक कौन सा है। बालक सर्वाधिक किससे प्रदर्शित प्रेरित होता है। तो वो है आपका खेल का मैदान। खेल का मैदान बालक के लिए सामाजिकरण में बहुत काम में आता है। जैसे वहाँ सीखता है प्रतिस्पर्धा, सहयोग करना, एक साथ मिलजुल कर रहना, शिष्टाचार करना, तो ये सब वहाँ सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। समाज के अंदर रहकर बालक का सामाजिकरण करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक उसको क्या माना गया है। तो वो है उसके लिए वातावरण। जिस परिवेश में वो रहता है उसमें वैसे ही गुण आते हैं, उसका सामाजिकरण उसी समाज के अनुरूप होता है। तो यहाँ सामाजिक विकास वातावरण पर डिपेंड करता है। एक कोटेशन है कि सामाजिकरण जो है सीखने की वह प्रक्रिया है जो उसे सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। यानी बालक को सीखने की वह ऐसी प्रक्रिया जो समाज के जो भूमिकाएं होती हैं उसको निर्वाह करने के लिए उसे योग्य बनाए। तो वह जो कथन है किसने कहा है। तो यह आपके जॉनसन ने कहा है। किसने कहा है, जॉनसन ने कहा है। तो अभी तक अपन ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए हैं। चूंकि यह यूनिट 13 नंबर की है, कितने नंबर की है, 13 नंबर की हैं, तो यहाँ से 2 प्रश्न तो बड़े आने वाले हैं 5-5 नंबर के, और लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे आपके। एक प्रश्न आएगा आपके 2 नंबर का, अति लघुतरात्मक प्रश्न,
और एक प्रश्न आएगा आपके वस्तुनिष्ठ टाइप का। तो यहाँ इस फॉर्मेट को आप ध्यान रखिए कि कैसे प्रश्न यहाँ से पूछता है। आगे अपन बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों की। किसकी? अति लघुतरात्मक प्रश्नों की अपन बात करते हैं, जो आपके एक एक नंबर का, दो दो नंबर का आपसे पूछता है। तो इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा है कि सामाजिकरण क्या होता है, किसे सामाजिकरण कहते हैं। दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण हो, जिसके समाज के अंदर रहते रहकर उसके अंदर उसका व्यक्तित्व समाज के अनुरूप हो जाए, तो वह प्रक्रिया उसके लिए सामाजिकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है कि बेंडूरा के अनुसार, अल्बर्ट बेंडूरा के अनुसार संवेग अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है। तो इन्होंने दो मुख्य कारण बताएंगे। पहला है कि यौन ऊर्जा पर अत्यधिक बल देना। किशोर अवस्था के टाइम पे जो कि संवेग अस्थिरता कब होती है? आपकी किशोर अवस्था के टाइम पे। तो उस टाइम पे जो है बालक अपनी यौन ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करता है, तो उस प्रयोग करने की वजह से उसके संवेग जो हैं स्थिर नहीं हो पाते हैं, उनमें अस्थिरता चलती रहती है। कभी कभी वह क्रोध अधिक करने लगता है, तो कभी अधिक अत्यधिक प्रेम करता है, तो उसके अंदर जो है एक फिक्स संवेग नहीं पाए जाते हैं। अगला है अनुरूप व्यवहारता। अनुरूप व्यवहारता का मतलब होता है आदर्श मानकर अपने उनके जैसा व्यवहार करना। मैंने आपको बताया था कि किशोर अवस्था के अंदर क्या होता है कि कोई भी बालक जो है, किशोर बालक या बालिका किसी अन्य के जैसा व्यवहार करने की कोशिश करती है, तो उसके कारण भी जो है उसका ओरिजिनल व्यवहार निखर कर नहीं आता है। आगे अपन बात करते हैं अति लघुतात्मक प्रश्नों की ओर। कौन कौन सी क्वेश्चन हैं। पहला है कि संप्रेषण। इसके अंदर संप्रेषण क्या होता है आपसे यह पूछ सकता है। संप्रेषण को अपन अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपने विचार, अपने भाव को एक दूसरे के साथ साझा करना, आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। एक व्यक्ति अपने विचार, अपने भाव को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करता है, तो वही प्रक्रिया कम्युनिकेशन, संप्रेषण कहलाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि सूक्ष्म या सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती हैं। तो इसको अपन समझते हैं कि समाज के अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए जो क्रिया करता है, वो तो आपके सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती हैं। परंतु आपको पूछ ले कि सूक्ष्म अंतःक्रिया क्या होती है, तो आप बताओगे कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो पारस्परिक संबंध बनता है समाज के अंदर, उसे आप सूक्ष्म अंतःक्रिया कहते हो। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है कि वृहद अंतःक्रिया क्या होती है। तो आप बता दोगे कि एक देश के व्यक्तियों का दूसरे देश के व्यक्तियों के साथ, या एक राज्य के व्यक्तियों का दूसरे राज्यों के व्यक्तियों के साथ जो संबंध बनता है, वो क्या कहलाता है? आपके वृहद अंतःक्रिया कहलाती हैं। क्योंकि वहाँ जो है भाषाई भेदभाव, भाषाई जो हैं अलग अलग होती हैं, तो भाषाओं की वजह से उनमें अंतःक्रिया हो जाए और उनके अंदर जो है व्यक्तित्व का एकीकरण का भाव आ जाए, तो वह वृहद अंतःक्रिया कहलाती हैं। इसके बाद अगले प्रश्न है कि सामाजिकरण के प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, आपसे निम्न तीनों में से कोई सा भी सामाजिकरण के बारे में पूछ सकता है, तो आपको एक एक लाइन इनके बारे में याद रखनी है। सबसे पहला है प्राकृतिक सामाजिकरण। अब प्राकृतिक सामाजिकरण नाम से स्पष्ट है कि प्रकृति में रहकर बालक स्वयं सीखता है, तो वह प्राकृतिक सामाजिकरण कहलाता है। इसके बाद अगला है प्राथमिक सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण के अंदर बालक समाज के अंदर में ही प्रारंभ में रहता है, जन्म के बाद समाज के अंदर रहकर वहाँ के गुण सीखता है, वहाँ की विशेषताओं, संस्कृति को सीखता है। अगला प्रश्न है सुनियोजित सामाजिकरण क्या होता है। सुनियोजित सामाजिकरण का मतलब होता है कि पहले से ही ये डिसाइड किया जाता है कि बालक को किस प्रकार से क्या सिखाना है, कैसा व्यवहार वातावरण प्रदान करना है, यानी उसे प्रेरित करके उसको सामाजिकरण का पाठ पढ़ाना जो है सुनियोजित सामाजिकरण कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है शिक्षक के कार्य क्या क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला कार्य है चरित्र निर्माण। बालक के चरित्र का निर्माण एक शिक्षक करता है। अगला है उसके व्यक्तित्व का विकास करता है, और उसको सामाजिकरण के अंतर्गत ढालने का मुख्य कार्य भी एक शिक्षक ही करता है। समाज के क्या क्या संस्कृति हैं, क्या रहन सहन के वहाँ के रीति रिवाज, उनको कौन सिखाता है? शिक्षक सिखाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि परिवार सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला क्यों होती हैं।
तो आपको याद रखना है कि परिवार सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला इसलिए है क्योंकि वहाँ माता पिता, भाई बहन, अपने परिवार के दादा दादी, इन सभी के साथ मिलकर वह समाज के नियम रीति रिवाजों इनको सीखने का प्रयास करता है। इसलिए परिवार जो है आपके सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला होती हैं। अगला है समुदाय में रहकर बालक क्या क्या सीखता है। तो एक समुदाय में रहकर, समाज में रहकर बालक आपसी सामंजस्य बनाना, एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर रहना, भाईचारा सीखता है, शिष्टाचार सीखता है, नेतृत्व का गुण सीखता है, लीडरशिप। इसके अलावा मान सम्मान करना, कार्य का विभाजन कैसे होना चाहिए, किसको कितना काम देना चाहिए, किसको कितना काम करना चाहिए, ये सब समुदाय समाज में रहकर सीख जाता है। और आज के हमारे दो लास्ट प्रश्न है कि कच्ची बस्ती वाले जो कच्ची बस्ती को बनने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं। तो कच्ची बस्ती क्यों बन रही है, क्योंकि लगातार जनसंख्या का विस्तार हो रहा है। तो जनसंख्या के रहने के लिए एक तो जगह कम पड़े, तो फिर उसके लिए क्या है, कच्ची बस्ती ही बनाई जा रही है। और अगला है शहरी चकाचौंध से आकर्षण, शहर की ओर सब कुछ मिलता है ऐसा सोच सोच कर जो आजकल के युवा हैं वह शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। और जब वहाँ कुछ ऐसा उनको मिलता नहीं है, आर्थिक तंगी के कारण वो कच्ची बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है अनाथालय क्या होता है। तो अनाथालय वह स्थान है जहाँ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता ना हो। तो अनाथालय में वो बच्चे रहेंगे जिनके माता पिता ना हो, उनको उनकी देखभाल करने के लिए कोई ना हो। अगला प्रश्न है अस्मिता, जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। दोस्तों अस्मिता का मतलब होता है कि वह विशिष्ट लक्षण जो समाज में किसी व्यक्ति या उसके पूरे समूह समुदाय की स्थिति की निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। एक समाज के अंदर एक समाज के अंदर अब एक समुदाय या एक व्यक्ति की भूमिका या उसकी जो है वैल्यू को क्रिएट करने वाला जो मुख्य लक्षण होता है वही अस्मिता कहलाता है। आपकी समाज में वैल्यू क्या है, आपका मान सम्मान कितना है, ये आपके लिए आपकी अस्मिता होती हैं। और यही किसी समाज के लिए भी उसकी अस्मिता कहलाती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।